नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो हमारे समविचारक मित्र हैं कि हमने तो एक लक्ष्य लिया है, एक टारगेट रखा हुआ है कि अपनी जो हमारी खेत की मिट्टी है उसको स्वस्थ करना है। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा जो आज का आधुनिक का जो मेडिकल सिस्टम है वो हमें स्थायी स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकता। इसीलिए तो जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें परेशान परामर्श देते हैं, हम वैसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पिछले 30 सालों से हमको उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए कि जैसे कि दूध को छोड़ दो, मलाई छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, घी का सेवन छोड़ दो। ऐसा सब छोड़ दोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, हृदय संबंधी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अब तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं हर घर में आपको एक दो हृदय रोगी मिल जाएंगे। अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी हृदय संबंधी रोग होने लगे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों में हृदय रोगों की से बढ़ के बात कैंसर तक पहुंच गई है। कैंसर का तो सीधा सीधा संबंध हमारे खेत की मिट्टी से है कि मिट्टी में इतना जहरीलापन आ गया है, मिट्टी की फर्टिलिटी इतनी जीरो हो गई है मिट्टी कि अब हम जो भी पोषक तत्व अपनी मिट्टी का खाते हैं, अपने खेत से सेवन करते हैं, वही हमारे लिए स्वास्थ्यकारी नहीं है, पोषककारी नहीं है, हमारे लिए जहर का काम करने लगा है। इसीलिए अब छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें चेताते हैं कि आने वाले समय में भारत कैंसर के रूप में, कैंसर के बीमारी के रूप में भी विश्व कैपिटल बन जाएगा। जैसे कि डायबिटीज की बात करें तो आज हमारे देश में 18 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक है। हृदय संबंधी रोगों की बात की जाए तो हमारा देश हृदय संबंधी रोगों में भी नंबर 1 पर है। हर तरह की बीमारी में हम शीर्ष नंबर की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम अपने को भी स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी पीढ़ियों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी मिट्टी के अंदर जो बंजरता बढ़ रही है, जो हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है, उसमें हम कैसे फसल ले सके, कैसे अपनी बंजर भूमि को ठीक कर सके। बंजर भूमि के कई मायने हैं। जैसे कि यदि आपकी मिट्टी कठोर हो जाए, कठोरता के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन गहराई में नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन आवागमन का मार्ग रुक जाता है और जब ऑक्सीजन अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी तो जो भी हम फसल लगाएंगे उसकी जड़ों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। और जो जीव, सूक्ष्म जीव हैं, दूसरे तरह के जीव मिट्टी में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में उनकी जो चर्या है, जीवन चर्या है, वो बाधित हो जाती है। वो ना तो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब वे कुछ आहार के रूप में जो कार्बनिक पदार्थों को उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया में कई ऐसे जैव रसायन पैदा होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए, मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो मिट्टी कठोर हो गई, कठोरता का कारण है कि हमने बेहिसाब खादों का प्रयोग किया है। दूसरा, मिट्टी में कठोरता ही नहीं आई, क्षारीयता बढ़ती चली गई, क्योंकि यूरिया जैसे रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से हमारी मिट्टी में क्षारीयता बढ़ रही है। मिट्टी में अब क्षार का मात्रा बढ़ती जा रही है और पीएच उसका बढ़ रहा है। क्षारीयता का अर्थ है पीएच में बदलाव आना। और जब पीएच बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ती है, तो बहुत सारे उपयोगी पोषक तत्व तो मिट्टी में तो पर्याप्त मात्रा में है, मात्रा से अधिक हैं, लेकिन वो अपनी उपयोगी भूमिका को नहीं निभा पाते। इसलिए हम जो भी फसल लेते हैं वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करती, पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और विकसित ना होने से वो जो उत्पादकता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यदि बात हम पोटाशियम की करें, मिट्टी में बहुत पोटास है हमारे। फास्फोरस की बात करें तो हमारी मिट्टी में फास्फोरस पोटास की इतनी मात्रा है जो जरूरत से कई सौ गुना ज्यादा है, लेकिन वो अनुपयोगी है। हम हर फसल में नए सिरे से डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, पोटास के लिए भी खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसलें वो पूरी अपनी ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर पाती, जो फसल का उत्पादकता गिर रही है। कारण यही है कि मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु फास्फोरस और पोटाशियम को मोबिलाइज करते थे, सक्रिय अवस्था में लाते थे, इनको उपयोगी बनाते थे। अब वही मिट्टी में नहीं रहे, क्योंकि मिट्टी में हमने ऑक्सीजन के आवागमन को हमने बाधित कर दिया और मिट्टी का पीएच हमने गड़बड़ा दिया। तो दोनों कारण बंजरता के हैं। तीसरा कारण और भी है कि मिट्टी में अब नमी नहीं रही, मिट्टी के अंदर अब जल सोखने की क्षमता नहीं रही। उसका कारण ये था कि मिट्टी में हम ह्यूमस को ही समाप्त कर दिया। ह्यूमस यद्यपि हमारी मिट्टी में कोई सीधे सीधे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता,
जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के विषय में कहें, हमारे हमारे लिए जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हमारे भोजन में 6 जो पोषक हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो कार्बोहाइड्रेट है। यद्यपि अब बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कार्बोहाइड्रेट से भी बचाव करने के लिए कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा मोटापा लेके आती है, मोटापा भी बीमारियों का एक कारण बनता चला जाता है, हम सब सुनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पहला पोषक तत्व है जो हमारे लिए हमारे भोजन का महत्वपूर्ण है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल्स और छठा है छठवां जो है उसको फाइबर्स कहते हैं। फाइबर यदि भी कोई उपयोगिता नहीं बताते थे, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण में ये आ गया है, क्योंकि बिना इसके हमारा जो पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है। ठीक इसी तरह है ह्यूमस है। ह्यूमस का हमारी मिट्टी की उर्वरता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ह्यूमस के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया अपने को मल्टीप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया को शेल्टर प्रदान करता है, वो धूप से केमिकल प्रभाव से बचाता है। ह्यूमस पानी को सोख कर मिट्टी में नमी बनाए रखता है। ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों को अपने गतिविधि के लिए स्थान प्रदान करता है। ह्यूमस के बहुत सारे गुण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमस मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता है, मुलायम बनाए रखता है, कठोरता से बचाता है, क्योंकि यदि कठोरता रहेगी तो जो भी बीज हम डालेंगे, जो भी बीज उसमें अंकुरित होगा, वो अपनी जड़ों का विकास नहीं कर पाएगा, बाधित जड़ों के विकास में बाधकता खड़ी करेगा। इसलिए जब जड़ें विकसित नहीं होंगी तो वो पोषक तत्वों कैसे ग्रहण करेंगी। और मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, फेरस है, जिंक है, जितने भी पोषक तत्व हैं, यदि वो थोड़े डिस्टेंस जड़ों से दूर हैं तो कैसे आएंगे, क्योंकि उनमें जब कुछ चार्ज विकसित होगा, वो मूव करेंगे, तभी वो हमारी हमारी फसलों की जड़ों को अपना उपयोगी लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो हिम्मत से नहीं बचा। एक और जिस तत्व के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में हमने पहले सुना नहीं था, लेकिन अब सुनने लग गए हैं, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन को भी हमने समाप्त कर दिया। हमने अपनी फसलों को, फसल अवशेषों को मिट्टी से अलग करना शुरू कर दिया। हम तो मिट्टी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, सब कुछ निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं, फिर भी हमारे घर में, हमारे कमरों में बहुत कुछ भरा रहता है, उसको हम कबाड़ नहीं समझते। कबाड़ हम पता नहीं किसको समझते हैं। ठीक यही है कि मिट्टी, खेत की मिट्टी, खेत को खाली रखना चाहते हैं कि हम तो अपने खेत में अधिकतम फसलें लेना चाहते हैं। इसके लिए फसल अवशेष जो हमारी मिट्टी का एक पोषक है, आहार है, उससे भी मिट्टी को बचित कर दिया। अब हम अवशेष को हटाने के लिए लेबर के रूप में खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि पशु तो हमारे पास है नहीं, फसल अवशेष का हमारे लिए क्या काम। और हम यदि उसको संग्रहित नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के पास ही पशु नहीं है। पहले गाँव में पशु होते थे, किसान पशु रखते थे, उसके चारे की व्यवस्था 6 महीने के लिए करनी पड़ती थी। तो जो फसल अवशेष था, भूस के रूप में, तोड़ी के रूप में हम सुरक्षित रखते थे। दूसरे जो किसान थे वो भी इसका उपयोग करते थे, तो फसल अवशेष बिक जाता था। जो बचता था वो खाद के काम आता था, जो सब्जियों में पशुओं के नीचे पुलाव के काम आता था, पशुओं को ठंड से बचाने के लिए, उनकी झोंपड़ी बनाने के लिए या नीचे बिछाने का काम आता था। बाद में अंत तक खाद के रूप में उपयोग होता था, लेकिन अब तो पशु भी रखना छोड़ दिए, इसलिए वहां भी इसका उपयोगिता नहीं रही। और अब तो हमने एक चीज और अपना लिया कि जैसे ही हमारी फसल कटती है, हम फसल के जो उपयोगी भाग ले लेते हैं, उसमें बाद में आग लगा देते हैं। आग भी बहुत खतरनाक है। इससे वातावरण तो शुद्ध होता ही होता है, क्योंकि वातावरण में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि तो पहुंचती ही पहुंचती है। साथ ही पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक 70 से 100 डिग्री बढ़ जाता है। इससे जो सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमने इतने विषाक्त पदार्थों का अपनी खेती में प्रयोग किया है, चाहे वो रासायनिक खादों के रूप में हो, कीटनाशक के रूप में हो, पेस्टिसाइड के रूप हो, इन सब ने हमारे जो सुख मित्र होते थे उनको भी नष्ट कर दिया। इसलिए अब हमें अपने खेतों में किसी भी मौसम में ना तो केंचुआ नजर आता है, ना हमें गुबरेल नजर आता है, ना हमें तितली नजर आती है, ना मधुमक्खी नजर आती है, ना भंवरे नजर आते हैं, ना हमें मेंढक नजर आते हैं। मेंढक भी किसान का बहुत मित्र है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन खेतों के आसपास, खास करके जैसे कि हम धान की फसल को कहें, धान की फसल में जब मेंढक आप छोड़ देते हो, मछलियां छोड़ देते हो, ऐसे प्रयोग हुए हैं, आज ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि बहुत सारे देशों किसान
जब धान की फसल लेते हैं तो फसल में जब पानी भरा रहता है उसमें मेंढक छोड़ देते हैं, मछलियां छोड़ देते हैं, तो उससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उनकी फसलें कई तरह की बीमारी से बची रहती है, क्योंकि ये मछलियां हैं, ये मेंढक हैं, बहुत सारे कीड़ों को खा जाते हैं। रोग कारक जो बनने वाले थे उनको पहले ही समाप्त कर देते हैं, इसलिए हमारी फसल उन रोगों से बची रहती है। लेकिन हमने तो उनको भी समाप्त कर दिया और इन सब के कारण उत्पादकता भी घट रही है। अब एक चीज और भी है कि जैसे जैसे कृषक का कार्य बढ़ा है, किसानी का कार्य बढ़ा है, हमने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ उन्नत किस्म के बीज ही विकसित नहीं किए, हमने एक और भी किया। भारत सरकार तो बहुत प्रयास है, यदि आपके पास वो ट्रैक्टर चाहिए तो बिना किसी गारंटी के ट्रैक्टर ले जाइए, आप ट्यूबवेल लगवा लीजिए, चाहे वो सोलर से लगवाइए या डीजल से लीजिए। इसने एक और प्रभाव डाला है, प्रभाव ये डाला है कि जब आप मिट्टी से भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में जितने पानी का उपयोग होता है उसमें 80 से 85% भूमिगत जल का प्रयोग हम खेती के रूप में करते हैं। हम उसको पेयजल के रूप में प्रयोग नहीं करते। पेयजल में तो हम 15% पानी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन खेती के लिए उसका 85% से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और इस भूमिगत जल में सारे तरह के लवण रहते हैं जो हमारी मिट्टी को खराब करने का काम करते हैं। खारा, आधे देश का पानी तो खारा है। आप दिल्ली के आसपास, आप आगरा मथुरा के आसपास कहीं भी चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, सबको आपको खारा पानी मिलेगा। ऐसा खारा पानी कि उसमें कि आप नहाने लग जाओ, साबुन सिर में लगा दो तो आप अपने सिर के बालों को सुलझा नहीं सकोगे, सीधा नहीं कर सकोगे। आप स्वयं इस अनुभव से गुजरे होंगे। कपड़े नहीं धो सकते। मैंने तो खुद बचपन में देखा है, जब 8 दिन में तालाब नहर में अगर पानी आता था, तालाबों में पानी रहता था, तो 8 दिन में एक बार अपने कपड़े कर लेके उसमें धोने जाते थे। सिर में 8 दिन में एक बार साबुन लगाते थे। क्योंकि हमारी परंपरा बन की साबुन की उपयोगिता है कि नहीं है वो एक बात अलग प्रश्न है, मेरी बात बता रहा हूँ। तो ये लवणीय पानी का प्रयोग हमने शुरू किया, भूमिगत जल का प्रयोग किया, इसने भी हमारी मिट्टी को खराब किया है। तो इन सबसे बचने के लिए हमारे पास एक ही प्रयास है, प्रयास यही है, यदि हमने अपनी इस बंजर भूमि को ठीक करना है तो कुछ नए प्रयोग शुरू करने होंगे। इन प्रयोगों के बारे में मैं दूसरा वीडियो फिर अगली किस्त में बनाऊंगा, आप वहाँ देख सकते हो। आपके मन में ये बंजर खेती में, ऐसी हार्ड कठोर खेती में फसल लेना है, फसल की उत्पादक कैसे बढ़ानी है, यदि कोई जिज्ञासा है तो सीधे आप अपना मैसेज मेरे मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद मित्रों।